हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासायनिक पाठशाला। कल लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ा था जनरल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। देखते हैं कि जहाँ तक याद होगा कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी एंड बिस्मथ होता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि कंपाउंड जो भी ग्रुप 15 का कंपाउंड है, वो ग्रुप 15 का जो भी कंपाउंड है, जो जितना भी कंपाउंड बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाइड्राइड हो गया, हैलाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया। सबसे पहले पढ़ते हैं लोग हाइड्राइड के बारे में। किसके बारे में? हाइड्राइड के बारे में। तो ग्रुप 15 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट फॉर्म MH3 टाइप। यहाँ पे M इक्वल टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 15 का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाता है। जैसे कि NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। अब जो हाइड्राइड बनाता है उसका नेचर कैसा होता है? कोवैलेंट नेचर होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता होगा। उसका केमिकल नेचर पढ़ेंगे, कैसा केमिकल नेचर है। तो पहली बात तो ग्रुप 15 के एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं। किस टाइप के? MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। रिमेंबर, MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। MH3 टाइप M कहाँ? M यहाँ पे N नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होता है। अब सर MH3 टाइप के हाइड्राइड बनते कैसे हैं? MH3 टाइप के हाइड्राइड बनते कैसे हैं? तो ये बाइनरी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं विथ द प्रेजेंस ऑफ H2O और डाइल्यूट एसिड करने का मतलब कि एसिड का कंसंट्रेशन कम और पानी का क्वांटिटी ज्यादा हो। लिख सकते हैं हम यहाँ पे MH3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द action of water या और dilute acid on the binary compound जैसे Mg3N2 CH3N2 Zn3AH2। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे Mg3N2 का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करवाते हैं। Mg3N2 का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे बनेगा MgOH2 प्लस NH3। NH3 क्या है? टाइप ऑफ हाइड्राइड हुआ। NH3 क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड तो है। NH3 नाइट्रोजन का हाइड्राइड तो ही है। यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हुआ? 3। यहाँ पे 3 हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना? 2, यहाँ पे 1, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन
H2 है तो 2 यहाँ और 6 दूनी 12 यहाँ पे लिखते हैं, 3 यहाँ पे है, इसके नीचे 2 है, यहाँ कितना है 3 दूनी 6, 6 और 6 12, एडिशन नंबर ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 6, सही है, सही है, ठीक है। तो हाइड्राइड क्या होता है, ग्रुप 15 के एलिमेंट पानी के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, उसको हाइड्राइड बोलते हैं। ग्रुप 15 का हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन होता है, आर्सेनिक होता है, फास्फोरस, जो भी उस ग्रुप के एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये तो अपना मैग्नीशियम का कंपाउंड बना, ये NH3 बना, मतलब सोडियम सॉरी पोटासियम का हाइड्राइड। अब देखते हैं कि ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या है। जैसे कितना इजी, मतलब NH3 यहाँ पे बना, उस तरह से PH3 बनेगा, उस तरह से AS बनेगा, उस तरह से PH3 बनेगा, उस तरह बिस्मथ का भी हाइड्राइड बनेगा। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन कैसा होगा, जैसे ईज ऑफ फॉर्मेशन कहने का मतलब कि कौन से एलिमेंट के हाइड्राइड जल्दी बनेंगे या इजी वे में बनेंगे, कौन सा एलिमेंट के हाइड्राइड इजी वे में बनेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड decreases from NH3 to BiH3, ठीक है। ईज ऑफ फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब किसका इजी होगा किसका हार्ड होगा। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन डाउन द ग्रुप आने पे, मतलब कि अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ में आने में घटता है, ठीक है, घटता है। जैसे अगर बात करें तो NH3 जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब फॉर्मेशन होगा तो एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन जब बात करें BiH3 के बारे में, मतलब बिस्मथ के हाइड्राइड के बारे में, जब बात करें हम बिस्मथ के हाइड्राइड के बारे में, तो इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BH3, मतलब कि डाउन द ग्रुप आएंगे, 15 एलिमेंट में डाउन द ग्रुप आएंगे, मतलब कि सोडियम सॉरी नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक आएंगे, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज करेगा, ठीक है। जिसमें NH3 का जो फॉर्मेशन होगा एक्सोथर्मिक होगा और BiH3 का फॉर्मेशन इंडोथर्मिक होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हाइड्राइड होंगे कलरलेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ऑल हाइड्राइड्स आर कलरलेस, पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस एंड कोवैलेंट इन नेचर, ठीक है। पहले बताए थे कि निकोजन फैमिली को हम लोग पॉइजनस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हार्मफुल है। पॉइजन इसलिए हम लोग को पॉइजनस बोलते हैं। निकोजन मतलब होता है, निकोजन मतलब बोलते हो पॉइजनस वाला फैमिली, ठीक है। निकोजन बोले तो पॉइजनस वाला फैमिली। तो लिखा होगा ऑल हाइड्राइड्स आर कलरलेस, पॉइजनस एंड कोवैलेंट इन नेचर। अब जब कोवैलेंट की बात आ ही गई है, जब यहाँ पे कोवैलेंट की बात आ ही गई है, तो हम कोवैलेंट नेचर का ट्रेंड के बारे में पता कर लेते हैं कि नेचर कैसा होगा, कैसे घटेगा, कैसे नहीं घटेगा, क्या होगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड increases NH3 to PH3, NH3 to BiH3, अब पहली बात, जितना भी ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड होंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड है वो कोवैलेंट इन
नेचर, कोवैलेंट नेचर। तो जो कोवैलेंट नेचर होंगे तो उसका मतलब किस एलिमेंट का हाइड्राइड ज्यादा कोवैलेंट होगा, किस एलिमेंट का हाइड्राइड ज्यादा कम कोवैलेंट होगा, उसके बारे में पता कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज NH3 टू BH3 BIS3, मतलब कि डाउन द ग्रुप आएंगे, मतलब कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की आने पर उसके हाइड्राइड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका ट्रेंड याद रखना, ये एग्जाम में पूछ देता है, इसका ट्रेंड याद रखना, ये एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। हाँ पूछेगा, पक्का पूछता है। इसके बाद किसी का पूछ ले, नीट में पूछ ले, जेईई में पूछ ले, बोर्ड में पूछ ले, या अदर जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें पूछता है आज, मतलब पूछ लेगा, कंफर्म पूछ लेगा। अब आते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। तो कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? भाई कंपाउंड बन रहा है तो कुछ स्टेबल भी होगा, कुछ स्टेबल भी होगा, कुछ अनस्टेबल भी होगा। आदमी तो खुद स्टेबल अनस्टेबल में की स्थिति में रहता है। ये तो कंपाउंड फिर केमिकल रिएक्शन से बन रहा है, जब केमिकल रिएक्शन से बन रहा है तो मतलब कि स्टेबल भी होगा और अनस्टेबल भी होगा। तो आते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स decreases डाउन द ग्रुप, मतलब कि NH3 से BiS3 घटेगा, डिक्रीज। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हाइड्राइड के स्टेबिलिटी के बाद। तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड NH3 से लेकर बिस्मथ के हाइड्राइड BiS3 तक स्टेबिलिटी निरंतर घटता है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी कहने का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी है, मतलब कि स्टेबिलिटी सिंपली कह दे या थर्मल स्टेबिलिटी कह दे, या थर्मल स्टेबिलिटी कह दे। दोनों जो स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा तो डाउन द ग्रुप घटेगा, मतलब NH3 ज्यादा स्टेबल, BiS3 सबसे कम स्टेबल, ठीक है। तो ट्रेंड पे नहीं लिखना तो लिख सकते हो, मतलब कुछ ऐसे, Na सबसे ज्यादा, उसके बाद BiS3 सबसे ज्यादा, उसके बाद AsH3 सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद लास्ट में BiS3। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड के बारे में पढ़ लिए थे, जो कि डाउन द ग्रुप घटता है, ठीक है। अब आते हैं रिड्यूसिंग पावर पे। रिड्यूसिंग नेचर के बारे में कि किस एलिमेंट, किस हाइड्राइड का ज़्यादा होगा या किस हाइड्राइड का कम होगा, किस हाइड्राइड का मॉडरेट होगा, उसके बारे में। अब आते हैं, लिख सकते हैं रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर स्टेबिलिटी के पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना, अगर ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये वाक्य आ गया ना तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा कि स्टेबिलिटी का ट्रेंड कैसा होगा या फिर रिडक्शन का ट्रेंड कैसा होगा। रिडक्शन पावर जो होता है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब कि रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर घटेगा। तो लिख सकते हैं रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड बढ़ेगा, मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग नेचर घटेगा, रिड्यूसिंग नेचर घटेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग नेचर घटेगा, तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड पता है आपको, डाउन द ग्रुप घटता है। तो जब स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगा तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जब स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर घटेगा। तो reducing character increases from NH3 to NH3 to BiS3। मतलब कि BiS3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एजेंट, while NH3 is mild reducing agent। ठीक है, आगे समझ में। मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर घटेगा, और रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, तो स्टेबिलिटी घटेगा। और हम लोग ने स्टेबिलिटी पढ़ लिया, रिड्यूसिंग पावर पढ़ लिया, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी के पास। तो सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप आने पे, मतलब NiS3 टू BiS3 आने पर सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड decreases from NiS3 to BiS3। ठीक है, NH3 is highly soluble, NH3 highly soluble ड्यू टू, क्यों होता है? ड्यू टू या बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी NH3 से BiS3 तक घटता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। NH3 सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा FON के साथ बनता है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दीज एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन उसके बाद, नाइट्रोजन उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही बनता है। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन फास्फोरस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, आर्सेनिक के हाइड्राइड में नहीं होता, एंटीमनी के हाइड्राइड में नहीं होता, बिस्मथ के हाइड्राइड में भी
हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। इसीलिए सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर, मतलब कि NH3 से BiH3 की ओर जाने पर सॉल्युबिलिटी घटता है, सॉल्युबिलिटी घटता है। अब आते हैं बेसिसिटी पर। बेसिसिटी, तो बेसिसिटी भी डाउन द ग्रुप, बेसिसिटी इज also decreases down the group। डाउन द ग्रुप लिखें, डाउन द ग्रुप लिखें, या लिख सकते हैं हम लोग NH3 to BiH3 decreases from NH3 to BiH3। ठीक है, इसका मतलब NH3 का बेसिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद BiH3 का, उसके बाद आर्सेनिक का, जाहिर सी बात है, उसके बाद एंटीमनी का, उसके बाद बिस्मथ का। मतलब कि ट्रेंड यहां से क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमारा ट्रेंड सॉल्युबिलिटी का हो, बेसिसिटी का हो, कोवेलेंट कैरेक्टर का हो, या रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड का हो, ये यहाँ मतलब इन एरिया से क्वेश्चन आते हैं, या नीट में हो, जेईई मेंस में हो, क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस पोर्शन को हमें, अगर ये पोर्शन हमेशा याद रहा तो 4 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आएंगे 4 मार्क्स। नीट में तो क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब न आने का सवाल ही नहीं आना, क्वेश्चन आना ही आना है जेईई और नीट में। एडवांस में हो सकता है इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, 2-3 कॉन्सेप्ट लगा दे, लेकिन जेईई नीट की बात करें तो जेईई नीट में क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से 3 चीज पे ध्यान देना, 2-3 चीज पे। पहली बात है सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर के बारे में पढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड पढ़ा, उसके बाद बेसिसिटी पढ़ा, उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो इस चीज को इतना लिखिए, उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ट्रेंड पे। लास्ट में ट्रेंड का टेबल तैयार करवा देंगे, वहां से इजी होगा। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग नेचर पढ़ लिए, रिड्यूसिंग नेचर पढ़ लिए ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ट्रेंड इधर उधर हो गया है, मतलब सिंपल ट्रेंड नहीं है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे या अप द ग्रुप जाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा आगे पीछे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पहले, तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले pH3 सबसे कम, pH3 सबसे कम, उसके बाद आर्सेनिक का, आज बहुत ज्यादा गलती हो रहा है, उसके बाद NH3 का, उस सबसे ज्यादा बिस्मथ का। ठीक है, अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट की तरफ, तो बॉइलिंग पॉइंट में ना NH3 का सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, कारण वही, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण NH3 का सबसे ज्यादा हो जाता है। सबसे कम किसका? फास्फोरस का। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कहां पे अंतर है खुद पता चल जाएगा। SbH3, उसके बाद BiH3। ठीक है, ये अपना ट्रेंड हुआ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इसको याद रखना। तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड इधर उधर हुआ है तो ये पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, ये 100% गारंटी है। आज पूछे, 2 साल बाद पूछे, या कल पूछ ले, ये एग्जाम में पूछ सकता है। टेस्ट सीरीज किसी में पूछ ले, इंट्रेंस एग्जाम में पूछ ले, जेईई में, नीट में, कहीं पूछ सकता है, लेकिन पूछ सकता है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में दम है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, कि जब अमोनिया को पानी में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, या पानी से रिएक्ट करवाते हैं, पानी में घोलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब अमोनिया को हम लोग पानी में घोलते हैं तो ये आर्हेनियस बेस बिहेव के जैसा बिहेव करता है। ये आर्हेनियस
बेस के जैसा बिहेव करता है, लेकिन और जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट के हाइड्राइड है जैसे PH3, ASH3, एंटीमनी का हाइड्राइड और बिस्मथ का हाइड्राइड, ये बिहेव नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और याद करने की बात है। लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन अमोनिया is dissolved in water, it behaves as Arrhenius base, ठीक है। कैसे देखते हैं यहाँ पे, NH3 प्लस H2O बोलेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसलिए इसकी साइन ऐसा है, ठीक है। ये होता है NH4OH, फिर ये टूटता है, बनता है NH4 प्लस OH माइनस में, ठीक है। तो आर्हेनियस बेस क्या होता है, जो सॉल्यूशन में पानी में OH माइनस दे, तो ये OH माइनस दे तो रहा है NH3 पानी के साथ, तो क्या होगा, आर्हेनियस बेस हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बट लिख सकते हैं, बट other hydrides of this group बोल सकते हैं, या but other hydride cannot behave like this, समझ में आ रहा है, ठीक है। अमोनिया आर्हेनियस बेस के जैसा बिहेव क्यों करता है, क्योंकि पानी में डिजोल्व करने पर अमोनिया OH माइनस देता है सॉल्यूशन में, इसलिए आर्हेनियस बेस की तरह बिहेव करता है। और अदर हाइड्राइड ऑफ दिस ग्रुप कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। एक थोड़ा सा मतलब याद करने वाली चीज है, यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिहेव लाइक आर्हेनियस बेस, या करता है कुछ टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेव लाइक आर्हेनियस बेस, एग्जांपल दे सकता है कुछ टाइप का। अब आते हैं शेप और साइज के बारे में, हाइड्राइजेशन के बारे में। जितने भी हमारे पास NH3 नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, जैसे अमोनिया इज द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, तो उसका हाइड्राइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा। तो हाइड्राइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देयर हाइड्राइड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देयर मार्कर भी चल रहा, क्या बात है, लग रहा क्लास खत्म होने पे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देयर नहीं चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देयर हाइड्राइड्स ऑफ, या कौन MH3 टाइप के ऑफ M in MH3, सॉरी ये खुद से बनाने में ये प्रॉब्लम होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ M in MH3 is sp3। हाइड्राइड के हाइब्रिडाइजेशन में M का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्राइड में M का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और शेप कोई बता सकता है, एंड हैविंग पिरामिडल शेप, समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द
hydrides of MH3 of MH in MH3 is hybrid sp3 hybridization having pyramidal shape. शेप कैसा होता है? पिरामिड होता है, पिरामिडल शेप होता है, ऐसे कुछ होता है। देखो अब मान लो यहाँ पे ये है एक ऐसे हाइड्रोजन, एक ऐसे हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ठीक है। तो शेप में वो लोन पेयर को फॉर्म नहीं करते, इसलिए देखो एक पिरामिड की तरह ऐसा करोगे तो पिरामिड की तरह शो करता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हाइड्राइड इन MH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड हैविंग पिरामिडल शेप। समझ में आ रहा है? इसको लिख लो। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिखो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा। देखो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन है NH3 has higher boiling point, higher boiling point than CH3, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन कर रहा है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है PH3 से। क्यों होता है? बिकॉज ऑप्शन ए, NH3 contain ionic bond whereas PH3 contains covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग सी भी लिख रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, NH3 has higher molecular weight, ऑप्शन सी, NH3 forms हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। ये क्वेश्चन है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है PH3 से। ऑप्शन ए है कि NH3 के पास आयोनिक बॉन्ड होता है और जबकि PH3 के बाद कोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन बी कह रहा है कि NH3 का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है PH3 से। एंड ऑप्शन सी, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। जल्दी 1 2 3, 3 में बना लेना हमको। 1 2 3 बताइए कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द आवर पीरियोडिक टेबल के सबसे हाईएस्ट, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही बनता है, ठीक है। तो NH3 के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जबकि PH3 के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, थोड़ा सा मतलब थोड़ा अच्छा वाला फील आएगा, क्वेश्चन के साथ फील आएगा। करते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन था पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जो पढ़ाए थे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नीट टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा थोड़ा सा मेहनत करो। आई थिंक आना चाहिए, क्योंकि अभी मतलब जस्ट 10 मिनट पहले पढ़े हम लोग, मतलब हम पढ़ाए हैं, तुम लोग पढ़े हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन exhibits लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां लिख देते हैं लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है। ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी N2H4, ऑप्शन सी N3H, ऑप्शन डी NH2OH। ऑक्साइन बोलते हैं आई थिंक इसको, हाँ ऑक्साइन बोलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इन चारों कंपाउंड में से नाइट्रोजन मतलब इन चारों कंपाउंड में किस नाइट्रोजन का सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकालने के लिए बताए थे और लिखवाए भी थे। अगर जिसको याद है वो तुरंत तुक्का तो नहीं मारेगा, विद इन 1 सेकंड 0.1 सेकंड में कर लेगा, जिसको याद नहीं हो फाइंड कर लेगा। तो बताओ किसका ज्यादा होगा, सब सॉरी किसका कम होगा, कोई बता सकता है? फाइंड कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 + 2 और 3 हाइड्रोजन का +3, x + 3 = 0, x = -3। मतलब कि इस NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3। अब आते हैं N2H4 में। N2H4 को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मतलब कॉम्पैक्ट करके NH2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एक नाइट्रोजन का x, तो 2 नाइट्रोजन का 2x, एक हाइड्रोजन का +1, तो 4 हाइड्रोजन का +4, 2x + 4 = 0, तो x = -4/2। यही होगा ना, यही होगा कितना होगा -2, मतलब इसके पास -2। अब आते हैं N3H में, एक नाइट्रोजन का x, तो 3 नाइट्रोजन का 3x, तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का +1, 3x + 1 = 0, तो x = -1/3, ठीक है। इसका -1/3, इसका -2, इसका -6, ठीक है। अब आता है ऑक्साइन में NH2OH, तो n का x मान ले, एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन का +2। अब ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिख ले, x + 2 -2, फिर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन का फिर +1 = 0। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नाइट्रोजन था जिसका निकालना है उसको x, यहाँ पे नाइट्रोजन था, एक मिनट मोबाइल रखने दो, यहाँ पे नाइट्रोजन था निकालना था x, उसके बाद हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन का +2, यहाँ +2, उसके बाद ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का -2, फिर आया हाइड्रोजन, तो फिर +1, तो फिर +1 लिख दिया मैंने। अब देखते हैं x + 2 -2 +1 कितना हुआ, अब करो तो x, ये 2 कैंसिल, ये 2 तो कैंसिल, यहां से कर देते हैं, तो x + 1 = 0, तो x = -1। तो सबसे लोएस्ट कौन हुआ, -1 हुआ, -3 हुआ, -2 या -3 हुआ। सबसे कम कौन होता है, जो माइनस सबसे ज्यादा होता है, तो माइनस सबसे ज्यादा कौन हुआ, -3 हुआ, तो मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। कल फिर पढ़ेगा वो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड के बारे में, जो हाइड्राइड पढ़े आज हम लोगों ने आज हाइड्राइड पढ़ा, कल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है तो कल ऑक्साइड के बारे में पढ़ ले। उसके बाद आते हैं बारी से नाइट्रोजन पे आएंगे, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसका कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फॉस्फोरस पे, उसके बाद सल्फर पे, जैसे जैसे आएगा, सॉरी सल्फर इसमें नहीं है, जैसे जैसे आएगा पी ब्लॉक में ऑक्सीजन आता है, उसके बाद पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए और क्या, ठीक है, फिर बाय।